प्यारे बच्चों, आज हमारा इस 11वें अध्याय का 8वां लेक्चर है। ठीक है, लेक्चर नंबर 8। देखो, अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से संबंधित द्रव्य तरंग की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कर ली थी और आज हम अल्फा कण के लिए ज्ञात करेंगे। तो अल्फा कण, अल्फा कण किसको बोलते हैं? अल्फा कण हीलियम के नाभिक को बोलते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ बताता हूँ आपको। देखिए, हीलियम का जो परमाणु होता है उसमें केंद्र में क्या होता है? नाभिक। और इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं उसमें? दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और दो ही उसमें क्या होते हैं? प्रोटॉन। नाभिक के अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ये ऊपर यहाँ पर सिर्फ पर जो ये चीज़ लिखी है हमने 4, ये द्रव्यमान संख्या बताती है, न्यूक्लियनों की संख्या, न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या बताती है। जब हम 13वां अध्याय नाभिक वाला पढ़ेंगे वहाँ पर आपको ये चीज़ें बताएंगे। ठीक है, तो नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। तो इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन हैं और 2 इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनों, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? -e। दो इलेक्ट्रॉनों पर कितना हो जाएगा? -2e। एक प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है? +e। 2 प्रोटॉनों पर कितना आवेश हो जाएगा? +2e। तो इलेक्ट्रॉनों, इस परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉनों पर -2e आवेश है और नाभिक के ऊपर कितना आवेश है? +2e। तो कुल आवेश कितना हो गया? 0 हो गया, क्योंकि न्यूट्रॉन है वो उदासीन है। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन को हम क्या निकाल दें? बाहर निकाल दें, तो पीछे क्या रह गया? ये जो अवशेष भाग रहा है हीलियम परमाणु का, इस हीलियम परमाणु के इस अवशेष भाग को या शेष भाग को हम क्या बोलते हैं? अल्फा कण बोलते हैं। यानी कि अल्फा कण किसको बोलते हैं? हीलियम के नाभिक को बोलते हैं। क्लियर है? अब देखो, अब आपको जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए बताया था, सेम वही मेथड यहाँ पर है कि आपको बस यहाँ पर 6 प्रकार के हम जो तरंग दैर्ध्य है वो ज्ञात करेंगे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा कण और गैस अणु। ठीक है, ये 6 प्रकार के कण हैं, इनके लिए हम ज्ञात करेंगे। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए हमने कर ली थी। तो मेन चीज़ क्या है कि प्रत्येक कण का द्रव्यमान अलग अलग है और प्रत्येक कण का आवेश अलग अलग है। इस आधार पर इनकी जो द्रव्य तरंग की जो तरंग दैर्ध्य है वो भी क्या आएगी? अलग अलग आएगी। तो सेम वही मेथड है। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि चूंकि हम जानते हैं कि अल्फा कण हीलियम का नाभिक होता है, तो अल्फा कण का जो द्रव्यमान होगा, आपको पता है कि ये अब हीलियम का नाभिक बचा, इलेक्ट्रॉनों को हमने बाहर निकाल दिया। तो अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है? बराबर होता है। तो एक प्रोटॉन में द्रव्यमान कितना हो गया? एक प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना हो गया? mp। 2 प्रोटॉनों का द्रव्यमान कितना हो गया? 2mp। प्लस में एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना हो गया? mn। 2 न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान कितना हो गया? 2mn। लेकिन प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 2mp + 2mn, ये क्या हो जाएगा? 4mp हो जाएगा। यानी कि अल्फा कण का जो द्रव्यमान है प्रोटॉन के द्रव्यमान का कितना गुना होता है? 4 गुना होता है। इसी प्रकार से अल्फा कण का जो आवेश है, अब अल्फा कण में देखो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉनों पर आवेश होता नहीं है। प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है? +e। इसमें कितने प्रोटॉन है? 2 प्रोटॉन है। तो अल्फा कण पर आवेश कितना हो जाएगा? +2e आवेश होता है, बस। ठीक है, अब हम यदि इस अल्फा कण को v वोल्ट विभवांतर से त्वरित करें तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? k अल्फा बराबर क्या होता है? आवेश गुणा विभवांतर। यानी कि किसी भी आवेशित कण की गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है आवेश गुणा विभवांतर। अल्फा कण का आवेश कितना? q अल्फा, और कितने वोल्ट विभवांतर से त्वरित कर रहे हैं? v वोल्ट से। ठीक है, ये अपना k अल्फा बराबर ये आ गया। इसको अपन ने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। अब इतनी गतिज ऊर्जा से अल्फा कण गति करने लग गया। अतः दे ब्रोगली की परिकल्पना से गतिशील अल्फा कण से संबद्ध द्रव्य तरंग की तरंग दैर्ध्य कितनी हो जाएगी? लैम्डा अल्फा बराबर h/√, जो पहले पढ़ाया था वही चीज़ें हैं, 2m अल्फा और कितना होगा? k अल्फा। ये समीकरण नंबर कितनी हो गई? 2। तो समीकरण 1 व 2 से मैं क्या लिख सकता हूँ कि लैम्डा अल्फा बराबर h/√2m अल्फा और k अल्फा का वैल्यू कितना है? q अल्फा इंटू v। समीकरण नंबर कितनी होगी? 3। आपको पता है m अल्फा का मान 4mp होता है और q अल्फा का मान +2e होता है। तो क्या लिख सकता हूँ? देयरफॉर लैम्डा अल्फा बराबर h/√2
इंटू एम अल्फ़ा का वैल्यू कितना है 4 MP, कितना आ जाएगा ये 4 MP इंटू क्यू अल्फ़ा का वैल्यू कितना है +2E, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 2E और इंटू में V आ गया। ठीक है, अब ये क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा अल्फ़ा इज इक्वल्स टू H अपॉन अंडर रूट, ये कितना हो गया 16 MP EV। क्लियर है, ये कितना हो जाएगा 16, ये कितना हो गया 16 MP EV। ठीक है, अब इसको अपन क्या लिखेंगे H, और चलो इसका वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, अब उपरोक्त समीकरण में H का, MP का, E का, इनका वैल्यू रखने पर तो कितना होगा 6.62 गुणा 10 की पावर -34 अपॉन क्या होगा 16 इंटू प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है 1.67 गुणा 10 की पावर -27 गुणा E का मान 1.6 गुणा 10 की पावर -19 और इंटू V अपने हाथ में है, अभी उसको अपन 10 वोल्ट से त्वरित कर रहे हैं, 20 वोल्ट से कर रहे हैं या कितने वोल्ट से कर रहे हैं। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आता है 0.101 इंटू 10⁻⁻10 अपॉन अंडर रूट V मीटर, या इसको क्या लिख सकते हैं 0.101 अपॉन अंडर रूट V एंगस्ट्रॉम। और अगर इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो ये आ जाएगा 0.0101 अपॉन अंडर रूट V नैनोमीटर। नैनोमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, 0.0101 नैनोमीटर अपॉन अंडर रूट V। तो ये गतिशील अल्फा कण से संबद्ध द्रव्य तरंग की क्या गई तरंग दैर्ध्य दिखाई दे रहा है ना आपको अच्छे से, क्लियर है। तो ये अल्फा कण से संबंधित द्रव्य तरंग की तरंग दैर्ध्य हमने क्या कर ली, ज्ञात कर ली। अब इसके बाद में हम बात करते हैं किसकी, न्यूट्रॉन की। ठीक है ना, अब किसकी बात करेंगे, न्यूट्रॉन की। लेकिन न्यूट्रॉन से पहले अपन ड्यूट्रॉन की बात कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में अपन ये करेंगे। हालांकि नोट्स में आपको पहले क्या करवा रखा है, न्यूट्रॉन करवा रखा है। ठीक है, तो पहले ड्यूट्रॉन की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए आसान है, ये एक जैसे ही हैं सब। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं किसकी, ड्यूट्रॉन या ड्यूटेरियम कह सकते हैं इसको। ये होता है 1H2। तो ड्यूट्रॉन क्या होता है बेटा, ड्यूट्रॉन होता है हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है। ठीक है ना, हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है। ठीक है, 1H1 1H2 1H3। ठीक है, प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम ये। तो अब ये देखो, इसमें यहाँ पर हाइड्रोजन के नाभिक में एक प्रोटॉन होता है। ठीक है, और इसमें दो में से एक को घटाएंगे तो एक ही न्यूट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। ये हाइड्रोजन का नाभिक है, तो एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। क्लियर है। तो अब देखिए, तो ड्यूट्रॉन का द्रव्यमान क्योंकि आपको पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान बराबर होता है, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस में न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, और ये दोनों बराबर है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 2MP। यानी कि ड्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का कितना होता है, 2 गुना होता है। इसी प्रकार से ड्यूटेरियम के ऊपर आवेश कितना होगा, आपको पता है न्यूट्रॉन के ऊपर आवेश होता नहीं है और प्रोटॉन पर आवेश प्लस ही होता है, तो ये कितना हो गया +C। अब वही ड्यूट्रॉन को V वोल्ट विभवांतर से त्वरित करने पर इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, K ड्यूट्रॉन बराबर आवेश गुणा विभवांतर Q ड्यूट्रॉन इंटू V। ठीक है, इसको समीकरण नंबर हमने क्या बोल दिया, 1 बोल दिया। अब दे ब्रोगली की परिकल्पना से गतिशील ड्यूट्रॉन से संबंधित द्रव्य तरंग की तरंग दैर्ध्य लैम्डा ड्यूट्रॉन H अपॉन क्या हो जाएगा 2M ड्यूट्रॉन और K ड्यूट्रॉन। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से क्या होगा, लैम्डा ड्यूट्रॉन इक्वल टू H अपॉन अंडर रूट 2MD और KD का वैल्यू कितना है QD इंटू V। QD इंटू क्या हो गया, V हो गया। अब हम क्या लिख सकते हैं कि लैम्डा ड्यूट्रॉन बराबर H अपॉन अंडर रूट 2M ड्यूट्रॉन कितना है 2MP इंटू Q ड्यूट्रॉन कितना है E, तो E इंटू V। ये H अपॉन कितना आ गया बेटा 4
MPeV। अब इनके मान रख देते हैं 6.62 गुणा 10 की पावर माइनस 34 अपॉन अंडर रूट 4 इंटू प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 गुणा 10 की पावर माइनस 27 गुणा इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 इंटू V। ठीक है, अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, इसको हम अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आता है, ये आपको याद रखना है और घर पे एक बार करके भी देखना है, 0.202 अपॉन अंडर रूट V इंटू 10 टू पावर माइनस 10 मीटर, या इसको 0.202 अंडर रूट V एंगस्ट्रॉम, या 0.0202 अपॉन अंडर रूट V नैनोमीटर। तो ये न्यूट्रॉन से संबंधित द्रव्य तरंग की क्या आ गई, तरंग दैर्ध्य आ गई। ठीक है, दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य आ गई। अब हम बात करेंगे अगली, किसकी बात करेंगे हम, न्यूट्रॉन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, न्यूट्रॉन की बात करते हैं। अब देखिए बेटा, अगला जो कण है वो क्या है, न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन एक ऐसा कण है जिसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं होता। न्यूट्रॉन पर आवेश नहीं होता है, न्यूट्रॉन विद्युतीय रूप से उदासीन होता है। तो अब इसको गतिज ऊर्जा अपन किस प्रकार से देते हैं, देखो तो अब हम पढ़ते हैं किसकी, न्यूट्रॉन से संबंधित द्रव्य तरंग की तरंग दैर्ध्य। तो अब देखो, न्यूट्रॉन पर आवेश होता ही नहीं है और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, 1.67 गुणा 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। ठीक है, ये न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हो गया, आवेश इसके ऊपर होता नहीं है। तो अब इसको V वोल्ट विभवांतर से अगर हम चलाएंगे तो गतिज ऊर्जा कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी, क्योंकि इसके ऊपर जब आवेश ही नहीं है तो इसको गतिज ऊर्जा हम प्रदान नहीं कर सकते, गतिज ऊर्जा इसको हम प्रदान नहीं कर सकते। तो अब देखिए बेटा कि साधारण ताप T पर न्यूट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा होती है, साधारण ताप T पर साधारण ताप T पर, अब क्योंकि न्यूट्रॉन है उसको ये इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है तो इसके ऊपर विभवांतर लगाकर गतिज ऊर्जा नहीं दी जा सकती, तो इसलिए हम इसको गर्म करके गतिज ऊर्जा देते हैं। यानी कि इसकी जो गतिज ऊर्जा होगी वो कौन सी गतिज ऊर्जा होगी, तापीय गतिज ऊर्जा होगी। साधारण ताप T पर न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा, इसको मैं यहाँ पर E से लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर ये आएगा KBT होती है, जहाँ पर KB क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट है। अगर E नहीं लिखना चाहो तो चलो ये लिख सकते हो इसको, कैपिटल KN, न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा KN बराबर KBT, जहाँ पर KB क्या होता है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है, बोल्ट्जमान नियतांक होता है। ठीक है ना, क्या होता है, बोल्ट्जमान नियतांक। ठीक है, जहाँ KB बराबर क्या है, बोल्ट्जमान नियतांक है, बोल्ट्जमान नियतांक है, और इसका मान होता है 1.38 गुणा 10 की पावर माइनस 23 जूल केल्विन इनवर्स। देखो KB का मात्रक कैसे आएगा, ये गतिज ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल, और ताप अपोन में जाएगा तो जूल बटा केल्विन, यानी कि जूल केल्विन इनवर्स इसका मात्रक हो गया, और इसका मान होता है 1.38 गुणा 10 की पावर माइनस 23। क्लियर है, तो ये इसकी गतिज ऊर्जा होती है। ये हमें याद रखना है कि T ताप के ऊपर न्यूट्रॉन की जो तापीय गतिज ऊर्जा होती है, कि गतिज ऊर्जा की जगह और ये ज़्यादा लिखो तो और ज़्यादा ठीक है, कि इसकी जो तापीय गतिज ऊर्जा होती है वो KN = KBT होती है। अब इतनी गतिज ऊर्जा से न्यूट्रॉन गति करने लग गया, तो अतः दे ब्रोगली की परिकल्पना से गतिशील न्यूट्रॉन से संबद्ध द्रव्य तरंग की तरंग दैर्ध्य लैम्डा न्यूट्रॉन बराबर क्या होगा, h/√2m न्यूट्रॉन और k न्यूट्रॉन। समीकरण नंबर 2 बोल देते हैं इसको, समीकरण नंबर 1 बोल देते हैं। समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, लैम्डा n बराबर h/√2mn, और kn का मान कितना है, KBT लिख दिया हमने। ठीक है, अब मान रख दो 6.62 गुणा 10 की पावर माइनस 34 अपॉन 2 इंटू न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.67 गुणा 10 की पावर माइनस 27, और KB बोल्ट्जमान नियतांक का मान कितना होता है,
1.38 गुणा 10⁻⁻23 और इंटू टी। ताप अपने हाथ में है कि भी अपन 100 केल्विन से उसको त्वरित कर रहे हैं, 200 केल्विन से कर रहे हैं। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, आपको ये करके देखना है बेटा, ठीक है। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 30.835 अपॉन √T एंगस्ट्रॉम या 3.0835 अपॉन √T नैनोमीटर, ठीक है। 3.0835 अपॉन √T नैनोमीटर, ठीक है। तो वहाँ पर अभी तक जो V आ रहा था और यहाँ पर क्या आ रहा है, T आ रहा है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट क्या है, गैस अणु, ठीक है। छठा जो द्रव्य कण है वो अपन ले रहे हैं गैस अणु। ठीक है, तो चौक लेता हूँ 1 मिनट। हाँ, अब क्या है गैस अणु। गैस का जो अणु होता है बेटा, वो भी जब गति करता है तो वो भी किसके समान व्यवहार करता है, द्रव्य तरंग के समान, ठीक है। और उसकी भी एक तरंग दैर्ध्य होती है, वो हम ज्ञात करेंगे। तो देखिए बेटा कि हम जानते हैं अब गैस के अणु का द्रव्यमान कब ले सकते हैं, जब हमें पता हो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कौन सी गैस है। तो प्रत्येक गैस के लिए बात हो रही है, इसलिए अपन किसी पर्टिकुलर गैस के लिए जब अगर कोई न्यूमेरिकल में गैस दी हुई हो तब उसके गैस के अणु का द्रव्यमान हम वहाँ पर लेंगे। तो ये एक जनरल हम सूत्र उत्पन्न कर रहे हैं, ठीक है, सामान्य सूत्र की रचना कर रहे हैं। तो हम क्या कहते हैं कि हम जानते हैं कि कोई भी जो गैस का अणु होता है उसकी जो औसत तापीय गतिज ऊर्जा कितनी होती है, 3/2 kBT कितनी होती है। गैस अणु की औसत गतिज ऊर्जा हम जानते हैं कि गैस अणु की औसत तापीय गतिज ऊर्जा, औसत तापीय गतिज ऊर्जा के मॉलिक्यूल लिख देता हूँ कितनी होती है, 3/2 kBT, ठीक है। के मॉलिक्यूल मतलब अणु की गतिज ऊर्जा, ठीक है, मॉलिक्यूल का मतलब अणु। तो अब बेटा मेरी बात सुनो, ये यहाँ पर 3/2 kBT है, ये 5/2 kBT भी हो सकती है, 7/2 kBT भी हो सकती है, डिपेंड करता है उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम पर, स्वतंत्रता की कोटि पर। ये हम पढ़ाते हैं कहाँ पर, 11वीं क्लास में। लेकिन हम इसको 3/2 kBT लेकर के ही चलेंगे। 1/2 kBT भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि गैस एक परमाणु का है, द्विपरमाणु का, बहुपरमाणु का, उसकी स्वतंत्रता की कोटि क्या है, इन सब बातों पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर हमें इतनी ये गहराई में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो कोई भी अणु है तो उसकी औसत तापीय गतिज ऊर्जा Km बराबर 3/2 kBT होती है। समीकरण नंबर 1, जहाँ पर Kb बोल्ट्जमान नियतांक और T गैस का ताप है, और अभी जो न्यूट्रॉन के लिए पढ़ा था वो T किसका ताप था, न्यूट्रॉन का ताप था, ठीक है। तो अब इतनी गतिज ऊर्जा से ये गैस का अणु गति करने लग गया। अतः गतिशील गैस के अणु से संबद्ध द्रव्य तरंग की तरंग दैर्ध्य कितनी हो जाएगी, लैम्डा मोलिक्यूल इक्वल टू H अपॉन √ क्या होगा, 2m मोलिक्यूल, यानी कि गैस के अणु का द्रव्यमान, और इनटू क्या होगी, K मोलिक्यूल। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व 2 से क्या होगा, H अपॉन √ 2m मोलिक्यूल, और Km का मान कितना है, 3/2 kBT। अब यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया, H अपॉन √ 3m मोलिक्यूल और kBT, ठीक है। ये लैम्डा मोलिक्यूल आ गया। अब बेटा अगर अपने को गैस का पता हो भी हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, तो उसके गैस के अणु का यहाँ पर द्रव्यमान लेंगे। Kb बोल्ट्जमान नियतांक हमें पता ही है, और गैस का अगर ताप हमें बता दिया जाए तो हम किसी भी गैस के अणु की से संबद्ध द्रव्य तरंग की तरंग दैर्ध्य को हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये आपके 6 के 6 जो कण थे जिनकी हमें तरंग दैर्ध्य ज्ञात करनी थी वो हमने कर ली, ठीक है। आगे हम मीटर और लिख देना चाहिए, ठीक है, इसका मात्रक ये मीटर। अब इसके बाद में इस चैप्टर में 2 ही टॉपिक शेष हैं। हालांकि आपके जो नोट्स अपलोड किए उसमें एक प्रकाशिक सेल यानी कि फोटो सेल भी दिया हुआ है, लेकिन फोटो सेल कोर्स में नहीं है आपके,
ठीक है। अब इसके बाद में 2 टॉपिक बचते हैं आपके, डेविसन एवं जर्मर का प्रयोग और एक हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। ये 2 टॉपिक बचते हैं। तो ये आगे जो 2 लेक्चर रहेंगे 9वां और 10वां, उनके अंदर ये इस चैप्टर को हम क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद में इसके एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो बच्चों, आपको कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आई है तो आप मुझे व्हाट्सअप करें, आपकी जो भी प्रॉब्लम है, तो मैं आपके लिए शॉर्ट वीडियोस बना करके आपके पर्सनल नंबर पर सेंड करूँगा, जिससे कि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो सकें। और मैंने देखा है कि अभी जो टेस्ट हुए हैं, हालांकि फ़िज़िक्स का भी कोई टेस्ट नहीं हुआ है, बाकी के जो 4 सब्जेक्ट हैं उनके आपके टेस्ट हुए हैं, लेकिन उनमें टेस्ट देने वाले बच्चों की संख्या बहुत कम रही। तो ये आगे से आप ध्यान रखें कि कोई भी बच्चा टेस्ट में अनुपस्थित ना हो, क्योंकि अब कोरोना काल की इन विषम परिस्थितियों में हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तो ये जो टाइम है ये आपके जीवन में दोबारा से लौट कर नहीं आएगा, इसलिए इस टाइम की, समय की आप महत्ता को समझें और ऑनलाइन क्लासेस का लगातार आनंद लें और घर पर रह कर के पढ़ाई करें बेटा। थैंक यू बच्चों।